अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। यहाँ पे एक कोट दिया गया है। इस कोट में ये मेंशन है कि सक्सेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशंस। फ्रेंड्स, सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इसकी कोई फुल स्टॉप वाली चीज़ें नहीं है। लाइफ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सक्सेस को पाने के बाद रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए, जिससे आपको नई नई चीज़ों की अनुभूति होगी और नई नई सक्सेस आपको प्राप्त होंगे। तो एक बार सक्सेस पा लेने से आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। ये ऐसी चीज़ें यहाँ पे बात करी जा रही हैं। आज के द हिंदू एडिटोरियल्स को देखने से पहले यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे जो 2017 में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं प्री एग्ज़ाम में। तो देखते हैं ये जो टर्म है डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी, ये क्या है और किस कंसर्न में है। तो पहला ऑप्शन है एशियान में है कि न्यूज़ में था, दूसरा ब्रिक्स और तीसरा यूरोपियन यूनियन और चौथा G20। तो कौन सा राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें ताकि आपको लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहें। दूसरा क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ऋग्वैदिक आर्यन में और इंडस वैली पीपल में क्या डिफरेंसेज है। अगर आप जानते होंगे तभी इस क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हैं। तो इस चीज़ को देखते हैं हम यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऋग्वैदिक आर्यंस यूज्ड द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट। तो ये एक कोट इस्तेमाल करते थे और सिर की सुरक्षा के लिए एक हेलमेट इस्तेमाल करते थे जो युद्ध करते थे। जहाँ तक बात करी जाए इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लिए, तो ये डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। तो ऐसा कोई वहाँ पे उदाहरण नहीं मिलता है कि वो इस चीज़ का उपयोग करते थे। अब देख लेते हैं बात ऋग्वैदिक आर्यन, सेकेंड स्टेटमेंट है ऋग्वैदिक आर्यन न्यू गोल्ड सिल्वर कॉपर। तो ऋग्वैदिक को गोल्ड सिल्वर कॉपर के बारे में पता था, जबकि बात करी जा रही है इंडस वैली पीपल के लिए तो वो केवल कॉपर और आयरन जानते थे। तीसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है वो ये है कि ऋग्वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड हॉर्स। तो ऋग्वैदिक आर्यन जो है डोमेस्टिकेट करते थे, पालते थे किसको, घोड़े को। जहाँ की बात करी जा रही है कोई भी एविडेंस इंडस वैली पीपल में ऐसा एनिमल को लेके नहीं मिलता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, 3, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी 1, 2 and 3 ऑल। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है आप इसकी डिटेलिंग दे सकते हैं कमेंट सेक्शंस में, ताकि आपको लंबे समय तक क्वेश्चंस की क्लियरिटी हो। इसी के क्वेश्चंस के आधार पे ये सारी चीज़ें आती हैं, यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं। ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वैदिक पीरियड और हड़प्पन सिविलाइजेशंस का अमलगमेशन करके क्वेश्चन बनाया है। यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं, कई बार क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट से आपको दिख रहा होगा। अब देख लेते हैं कल के कुछ नेशनल पार्क थे जो मैं आपको बताया, ये मिज़ोरम में है और इसकी डिटेलिंग भी मैं कल दिया था। लेकिन आज का जो नेशनल पार्क है वो हम देख लेते हैं, वो क्वेश्चंस आपको देखना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेक है कैबुल लमजो नेशनल पार्क, जहाँ पे लोकटक लेक है। तो इस लोकटक लेक को ही कैबुल लमजो नेशनल पार्क बोला जाता है। इसके अंदर में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये नेशनल पार्क है और इससे यूपीएससी ने क्वेश्चंस कई बार बनाए हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोगों से आग्रह है इसको जाके आप ज़रूर देखें और आप कमेंट सेक्शंस में एक बार लिख देंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में दें, जिसके कारण आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। अब देखते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, टॉपिक की तरफ कि क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं आपके डाउन टू अर्थ में। तो डाउन टू अर्थ से मैंने ये चीज़ें उठाई हैं। तो व्हाट इज़ द बिग कैचअप, ये चीज़ें जो WHO ने लॉन्च की है। तो बिग कैचअप किसके लिए लॉन्च की है वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो ये पैंडेमिक रिसेंटली जो आई थी उसी के लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्रेस है जो लॉस्ट हो गई है ड्यूरिंग पैंडेमिक। तो जो भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्रेस थी वो लॉस्ट हो गई है। इसीलिए यहाँ पे WHO ने एक प्लान चलाया है, कैंपेन चलाया है द बिग कैचअप। तो ये कौन चलाया है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी एग्ज़ाम्स में।
तो इस स्टेट पीसेस में तो क्वेश्चंस फेवरेट होते हैं इनके, ये यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और आगे देखते हैं इसके बारे में क्या न्यूज़ है। इंडिया जो है 20 कंट्री में से एक कंट्री है इन द वर्ल्ड वेयर 75% ऑफ द चिल्ड्रेन हु हैव मिस्ड इसेंशियल इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट प्रिवेंटेबल तो ये बट क्रिटिकल डिजीज इन 2021। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि पेंडेमिक आ गया, कोरोना कोविड-19 आ गया। कोविड-19 आने की वजह से ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये इंडिया को एक टॉप कंट्रीज़ के रूप में देखा जहाँ पे 75% ऑफ द चिल्ड्रन इस चीज़ से वंचित रह गए, इस चीज़ से दूर रह गए। तो ये बात करी जा रही है ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, जैसा कि आपको बताया। तो ये डिस्ट्रप्शंस जो हुई है इसको सही करने के लिए यहाँ पे कैंपेन कौन सी चलाई गई है? ये द बिग कैचअप कैंपेन चलाई गई है। अब देखते हैं यहाँ कहाँ तक ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो डिजीजेज होती हैं कौन कौन सी? मीजल, डिप्थीरिया, पोलियो, येलो फीवर, ये बिकमिंग मोर प्रिवेलेंट एंड सीवियर। तो ये और भी तीव्र गति से आ रही हैं लोगों को, क्योंकि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्लो हो गया था भारत का। इसकी क्या मिटिगेशन है, इसकी क्या सॉल्यूशंस है इस क्राइसिस का? तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिसेफ और गावी जो वैक्सीन्स अलायंस करके बनती है, गावी बहुत फेमस है, ये आ रही है इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 लेके, जिसके कारण यहाँ पे चीज़ें होंगी। तो देखते हैं बिग कैचअप टारगेट कितना करता है और कितना बुश करता है चिल्ड्रन में ये चीज़ें कि वैक्सीन्स को लगाया जाए सही समय पे। और जो डिक्लाइन हो गई थी कोविड-19 पेंडेमिक के बाद इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसको पुनः रिवाइव करने की बात करी जा रही है। पूछ सकता है बिग कैचअप किसका है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट PIB से मैंने न्यूज़ उठाया हुआ है, PIB का इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो यहाँ पे एक लॉर्ड हनुमाना का ओल्ड स्टैचू चोला पीरियड का ये चोरी कर दिया गया था, अभी वो हैंडओवर कर दिया गया है तमिलनाडु का। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टैचू था। ये सारी स्टैचू बहुत एंशियंट स्टैचू हैं और एंशियंट स्टैचू होने के नाते इनकी जो वैल्यूज़ हैं मार्केट में वो बहुत हाई होती है। तो ये स्टैचू अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिया गया, जो कि चोरी हो गया था। और ये 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी के आसपास इस स्टैचू को बनाया गया था, जो कि इट वाज डॉक्यूमेंटेड बाय द फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पौंडीचेरी इन द ईयर 1961। तो ये डॉक्यूमेंट भी किया गया है इस स्टैचू को। यह एक इम्पॉर्टेंट स्टैचू है जो कि तमिलनाडु को हैंड ओवर कर दिया गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बात करी जा रही है अभी रिसेंटली चौथा जो इंडिया मोजाम्बिक ज्वाइंट डिफेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है, कहाँ पे? तो दिल्ली में हुई है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये 25 अप्रैल को रिसेंटली हुई है। और किस चीज़ पे डिस्कशन होगी? तो यहाँ पे वाइड रेंज इशू पे डिस्कशन होगी, इंक्लूडिंग किसको? इंक्लूडिंग एक सेकेंड तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आई हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ट्रेनिंग जो इस पे कोर्स होगी, एक्सरसाइज होगी, मेडिसिन्स पे भी डिस्कशन होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी बातें यहाँ पे जारी रहेंगी, जो कि डिपेंड करेगी किसकी? डिफेंस की इंगेजमेंट पे। मोजाम्बिक ने एक ग्रेटिट्यूड किया है कि इंडिया का सपोर्ट कैपेबिलिटी और मोबिलिटी में इन्हेंस किया गया है, जो बहुत अच्छी बात है। और ये देश की सिक्योरिटी थ्रेट के लिए, टेररिज्म के लिए आगे निकल के आई हैं और ये काउंटरफिट करने की बातें करी जा रही हैं। तो इंडिया और मोजाम्बिक का ये इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है, कहाँ पे? दिल्ली में, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो है SCO की। डिफेंस मिनिस्टर जो हैं मीटिंग करेंगे 28 अप्रैल। तो ये न्यू दिल्ली में होनी है, ये याद रखिएगा। और इंडिया एज द चेयर ऑफ SCO और इन 2023 तो कौन चेयर कर रहा है? इंडिया इसको चेयर कर रहा है, ये SCO की। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस जो है 28 अप्रैल को आने वाली है न्यू दिल्ली में। देखते हैं SCO की मेंबरशिप कौन कौन है। तो वो है कजाकिस्तान, चाइना और किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारी कंट्री यहाँ पे हैं। एक थीम है, द थीम ऑफ इंडिया चेयरमैनशिप ऑफ SCO 2023। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये सिक्योर SCO, तो ये इंडिया का
थीम यहाँ पे दिया गया है सिक्योर एससीओ, इंडिया अटैक स्पेशल इम्पोर्टेंस टू एससीओ इन अटैचेस सॉरी। तो यहाँ पे प्रोमोटिंग मल्टीलेटरल पॉलिटिकल सिक्योरिटी इकोनॉमिक एंड पीपल टू पीपल इंटरेक्शंस की बातें करी जा रही हैं। और ये सीओ हेल्प इंडिया प्रमोट इट्स रिलेशन विद द कंट्री इन द रीजन विद विच इंडिया हैज शेयर्ड सिविलाइजेशन लिंकेज। तो जिसके साथ भी अपनी सिविलाइजेशन लिंकेज हैं उनके साथ अच्छे से रिलेशंस आगे बढ़ाने की बातें यहाँ पे करी जा रही हैं। और सिक्योर एससीओ इंडिया का जो थीम है वो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आती है कल्मिनेशन ऑफ एक्सरसाइज कोप। तो एक्सरसाइज कोप क्या है वो हम देखेंगे। तो एयरफोर्स स्टेशन कलईकुंडा में ये चीज़ें हुई हैं। और कलईकुंडा कहाँ पे है? तो आपके आगरा के आसपास ये सारी चीज़ें एयरफोर्स स्टेशन है। तो ये छठा एडिशन है कोप इंडिया 23। तो कोप इंडिया 23 किसके साथ हुआ है, किस कंट्री के साथ? तो आपका इंडियन एयरफोर्स हुआ है और दूसरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एयरफोर्स हुआ है। तो ये दो कंट्री आपस में कंडक्ट करी हैं एक्सरसाइज। कहाँ पे? आगरा में। तो 24 अप्रैल को ये सारी चीज़ें हुई हैं। अगर बात करी जाए इंडिया के तरफ एयरक्राफ्ट का पार्टिसिपेशन, तो यहाँ पे रफेल, तेजस, सुखोई, MK3, जगुआर, C-70, C-130 ने पार्टिसिपेट किया है। वहीं पे यूएस की बात करी जाए तो वहाँ के फाइटर कौन से हैं? F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर, C-130, MC-130J और C-70, ये सारी चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे बात करी जाए केवल यहीं तक चीज़ें डिफेंस तक नहीं सीमित हैं। कल्चरल एक्सचेंजेज भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी गई हैं। यहाँ पे कल्चरल एस्पेक्ट को भी ध्यान दिया गया है जिसके कारण एक्सरसाइज को और स्ट्रॉन्ग और बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाने की बात चल रही है। नेक्स्ट जो आता है वो देख लेते हैं हम। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी के द्वारा है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड डेयरी। तो ये सारी चीज़ें एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन 2000 कैंप को ये चीज़ें अक्रॉस इंडिया में ये सारी चीज़ें करी गई हैं। क्या कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, किस चीज़ के लिए? अवेयरनेस के लिए, इंटरप्रेन्योरशिप के लिए। और स्कीम जो है डोर स्टेप वेटरनरी सर्विस करेगी अंडर पशुधन जागृति अभियान। तो पशुधन जागृति अभियान ये क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी ने इसको लॉन्च किया है। ये किस चीज़ का हिस्सा है? तो अमृत काल का ये हिस्सा है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान ये कैंपेन स्टार्ट करी गई है। इस चीज़ को विशेष याद रखिएगा। इसमें क्या फोकस किया जा रहा है? तो एंटरप्रेन्योरशिप और वैक्सीनेशन और बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम की बात करी जा रही है ताकि इस फील्ड में भी लोगों को उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके। तो उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके, इसको इस चीज़ के लिए लाया जा रहा है। तो जो भी हम लोगों का MSME सेक्टर है उस चीज़ को और आगे भी उद्यमिता को आगे ले जाने की बात करी गई है। क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत अगर हम कोई भी चीज़ आगे ले जाएंगे तो हमारे जो एग्रो इंडस्ट्री है उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब देख लेते हैं आगे। नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट किया है अभी NHA ने कि इंडिया का 19 से लेकर 20 तक कोई डाटा रिलीज किया है। वो डाटा क्या है? OOPE क्या है? शेयर ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्लाइन हुई है। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है डिक्लाइन हुई है, वो अच्छी बात है। 62.6% से 2015 से लेके 47.1% तक 19-20 में आ गई है। तो जो आम आदमी खर्चा करता था उसकी एक्सपेंडिचर हेल्थ पे कम हुई है क्योंकि गवर्नमेंट आयुष्मान भारत योजना लेके आई है। तो ये अच्छी बातें हैं। देखते हैं कहाँ तक ये चीज़ें आगे रहती हैं, चलती हैं, वो जिसके कारण लोगों को आसानी होगी, एक सुविधा होगी जनमानस को। गवर्नमेंट का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर शेयर है कंट्रीज टोटल GDP वो इंक्रीज करी गई है। कितने परसेंट? तो 1.13% से 1.35% ये 19-20 में कर दिया गया है। तो अगर हम लोग अपने हेल्थ पे टोटल GDP का 1.35% करते हैं तो ये कहाँ तक सही है? आप लोग इस पे विचार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, खुशी की बात यह है कि यहाँ पे इंक्रीज हुई है। कई सारी कंट्रियाँ तो 8%, 10% करती हैं, कई सारी कंट्रियाँ 2%, 4% भी करती हैं, लेकिन भारत का 2% भी नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं। भारत को रिकमेंडेशन ये आती है कि 4%, 6% के आसपास अगर आप करते हैं तो एक अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। शेयर ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज हुआ है 29% से
1.4%। तो पर कैपिटा इनकम स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर वो डबल कर दिया गया है, गवर्नमेंट यहाँ पे बता रही है इस डाटा को। आगे देख सकते हैं PGCIL। PGCIL एक महारत्ना कंपनी है। तो पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया भी रिसेंटली ये महारत्ना बनी है, इसको भी याद रखिएगा, ये न्यूज़ में कई बार आ चुकी है ये चीज़ें। और ये इसको एक अवार्ड मिला है, ग्लोबल गोल्ड अवार्ड CSR से। तो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसमें 2% ऑफ योर इनकम जो है वो चीज़ें आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, समाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण ये अवार्ड इसको मिली है। तो ग्लोबल गोल्ड अवार्ड किसको मिला है, तो याद रखिएगा PGCIL को मिला है। यहाँ पे ये जो अवार्ड होया किसके द्वारा दिया गया है, तो द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है। ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पे, मियामी USA में। तो मियामी कहाँ है, USA में है। और किसको मिला है ये याद रखना है, कौन दिया है ये याद रखना है, क्या दिया है ये याद रखना है। संस्कृत एज ऑफिशियल लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है यहाँ पे, उसको मैंने कंपाइल किया है, उसकी डिटेलिंग भी अच्छे से आपको दूंगा और इसको देख लेते हैं। बात करी जा रही है संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की, कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। उस समय की बातों को यहाँ पे कुरेदा गया है, निकाला गया है। तो जस्टिस GR स्वामीनाथन की बात करी जाए, जो मद्रास हाई कोर्ट के हैं, वो ये क्या कहे हैं रिसेंटली, कि भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, भारत के यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। अब ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है कि इस बात को लेके यहाँ पे एनालिसिस शुरू हो गई। एनालिसिस शुरू हो गई कैसे, क्योंकि ये मद्रास के हाई कोर्ट के ये जस्टिस हैं। तो GR स्वामीनाथन इम्पॉर्टेंट एक पर्सनालिटी हैं अगर हाई कोर्ट में है तो, जिसके कारण यहाँ पे ये क्वेश्चंस उठना स्वाभाविक हो गया कि ऐसा भीमराव अंबेडकर जी कब बोले। इसी पे इस एडिटोरियल की बहस है। अब देखते हैं आगे। ही इज़ नॉट द फर्स्ट, वो केवल पहले आदमी नहीं थे, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े साहब भी यहाँ पे सेम व्यू एक्सप्रेस किए। अब इस चीज़ की प्रिडिक्टेबिलिटी को हम देखेंगे कि ये जो करंट रूलिंग इस्टेब्लिश है, अभी जो चीज़ें चल रही हैं, वो भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में क्या है। तो ये सच बात है। इट इज़ ट्रू दैट September 10, 1949 भीमराव अंबेडकर सबमिटेड एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट प्रपोज संस्कृत एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑन द यूनियन। तो यहाँ पे एक अमेंडमेंट इन्होंने पेश किया था कि इसको प्रपोज किया जाए और संस्कृत एज द ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन की यहाँ पे रखा जाए। तो लेकिन अमेंडमेंट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने पेश किया था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखिएगा, जानिएगा इसको दिमाग में। देयर वेर 16 सिग्नेटरी, तो 16 लोग के आसपास सिग्नेटरी थे जो ये जो इंक्लूड करते थे किसको, भीमराव अंबेडकर के सिवा। तो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर के सिवा ये सारे सिग्नेटरी यहाँ पे अमेंडमेंट के लिए करते थे, जिसमें कृष्णामाचारी, DP सुब्रमण्यम और G दुर्गाबाई और दक्षिणा वेलानी, ऑल सिग्नेटरी वर फ्रॉम नॉन हिंदी स्पीकिंग प्रोविंसेस। ये सारे लोग नॉन हिंदी स्पीकिंग प्रोविंसेस से थे और जो इसके लिए अपनी आवाज़ उठाए थे। मेनी न्यूज़पेपर्स ऑफ September 11, 1949, तो सितंबर 1949 को पब्लिश किया इस अमेंडमेंट को, कि दे आल्सो रिपोर्टेड भीमराव अंबेडकर टेस्टिली सेइंग व्हाट इज़ रॉन्ग विद द संस्कृत। तो संस्कृत के साथ क्या खराबी है, ये चीज़ें बोली जा रही हैं। व्हेन क्वेश्चन बाय द PTI, तो PTI प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ पे क्वेश्चन की प्रीवियस इवनिंग अबाउट दिस इनिशिएटिव, तो इस चीज़ के बारे में वहाँ पे रिमार्क भी किया गया और सजेस्ट किया गया समथिंग टू अमेंड अदर देन व्हाट जस्टिस बोबड़े एंड स्वामीनाथन आर इम्प्लाई। तो जस्टिस बोबड़े और स्वामीनाथन जो बता रहे थे उस चीज़ पे यहाँ पे रिमार्क करी गई। आगे देखते हैं इस चीज़ के बारे में। यहाँ पे 2 बुक पाई गई हैं जिस पे कुछ चीज़ें मेंशन हैं और प्रूफ के साथ यहाँ पे चीज़ें कुछ बोली गई हैं। वो ये हैं कि पहली जो ग्रैनविल ऑस्टिन की क्लासिक बुक है वो क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट
जो अपीयर होती है 1966 में। तो ये बुक ऐसी इम्पॉर्टेंट है जो हर लॉ स्टूडेंट इस बुक को पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है। सेकेंड जो बुक है वो बी शिवा राव, मैजिस्टेरियल द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज पब्लिश इन 1968। तो कुछ साल के बाद शिवा राव की ये बुक पब्लिश हुई, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रत्येक लॉ के स्टूडेंट इस बुक को पढ़े हैं। तो यहाँ पे जो केस निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि इस बुक में कुछ अलग चीज़ें मेंशन हैं, और जो अभी रिसेंटली जो मद्रास हाई कोर्ट के और बोबड़े साहब ने जो स्टेटमेंट रखा है वो कुछ अलग निकल के आ रहा है। तो यहाँ से राव का जो केस है वो ये है कि उनके एल्डर ब्रदर BN राव, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे उस वक्त, वो हैड प्रिपेयर द वर्किंग ड्राफ्ट फॉर ड्राफ्टिंग कमेटी टू कंसीडर एंड टेक फॉरवर्ड। तो इस चीज़ के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, और BN राव से क्वेश्चंस कई बार यहाँ पे बने हैं कि कौन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र था। तो BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। राव जो है भीमराव अंबेडकर जी को लिखते हैं कि हिंदुस्तानी शुड बी द लैंग्वेज ऑफ द यूनियन एंड द यूनिट। तो भीमराव अंबेडकर जी को यहाँ पे राव जी के द्वारा, BN राव जी के द्वारा लिखा जाता है कि हिंदुस्तानी शुड बी द लैंग्वेज ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द यूनिट। तो हिंदुस्तानी लैंग्वेज का यहाँ पे बात करी गई है, और ही गोज ऑन टू से दैट रावज वर्किंग ड्राफ्ट हैड यूज्ड द टर्म हिंदुस्तानी, बट द ड्राफ्टिंग कमेटी हैड मेड एन इम्पॉर्टेंट चेंज इन कीपिंग विद द डिसीजन। तो ड्राफ्टिंग कमेटी यहाँ पे चेंज करके कई कांग्रेस पार्टी में जो चीज़ें थी वो यहाँ पे हिंदी वर्ड का इस्तेमाल करी है। तो हिंदुस्तानी के जगह हिंदी वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया है। दिस वाज ओनली थिंग सैड ऑन द इशू ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ पे यही एक चीज़ें हैं जो बोली गई हैं कि हिंदुस्तानी वर्ड का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का डेलिब्रेशन जब होता है वहाँ पे हिंदी वर्ड आ जाता है, और यही एक सिंगल ऐसी चीज़ है ऑफिशियल लैंग्वेज इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज पुट अप फॉर डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यही एक ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिबेट हुई है और ऑफिशियल लैंग्वेज पे कि ये हिंदुस्तानी वर्ड यहाँ पे रिकमेंडेशन गई है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, यहाँ पे हिंदी वर्ड की बातें यहाँ पे पार्टी के द्वारा, पार्टी कांग्रेस पार्टी डेलिब्रेशंस में हिंदी वर्ड का इस्तेमाल कर लिया गया है। आगे जो निकल के आती है वो एक साइड पे, तो हिंदी का जो चैम्पियंस हैं, हिंदी के जो चैम्पियंस थे उस वक्त, जो कमेटी मेंबर में लोग थे, कई सारे लोग वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी लोग मौजूद थे, उसमें टॉप रैंक रखते थे कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन जी, गोविंद दास और रघुवीरा, ये लोग रखते थे। दूसरी तरफ जो पार्टी थी वो कौन सी पार्टी थी? आउटसाइड पार्टी थी, हिंदी हार्टलैंड की पार्टी थी, आउटसाइड की पार्टी जो हिंदी नहीं बोलती थी वो पार्टियां थी। तो दोनों में एक प्रकार से मतभेद था कि कौन सी भाषाओं को रखी जाए। तो इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आज़ाद, ये सारे लोग मौजूद थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो आर्ग्यू किए जिन्होंने। तो इन लोगों का बहस गया तो हमारी कंट्री जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और इंडिया का भाषा क्या होना चाहिए यह तभी तय होगा जब इंडिया को एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलेगा, उस एटमॉस्फेयर को हम क्रिएट कर देंगे, तभी जाके कोई एक लैंग्वेज यहाँ पे चुना जाएगा। तो वन लैंग्वेज अगर चुना जा रहा है नेशनल लैंग्वेज, तो वो तभी चुना जा सकता है जब ऐसी एटमॉस्फेयर हम बनाएंगे। कौन कह रहा है ये नेहरू साहब बोल रहे हैं, पटेल साहब, आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन लोगों ने आर्ग्यू किया। शंकर राव देव यहाँ पे बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन इस सेट, जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ बोलें तो वो ये बोले, शंकर राव देव यहाँ पे याद रखिएगा इनका नाम, तो आई एम एन इंडियन बट माई लैंग्वेज इज़ मराठी। तो शंकर राव देव की भाषा जो थी वो मराठी थी, लेकिन वो बोले कि हम भारतीय हैं, और हैविंग हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स वन लैंग्वेज फॉर होल कंट्री, देन आई एम अगेंस्ट इट। तो एक लैंग्वेज पूरे कंट्री के लिए है, वो उसके विरुद्ध में चले गए। कौन? शंकर राव देव जी, और कहते हैं एक लैंग्वेज पूरे देश में अगर जा रही है तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो पहली प्रॉब्लम जो उन्होंने बताया कि न्यूमरल्स में प्रॉब्लम, अगर नंबर सिस्टम आप देखेंगे तो हिंदी की नंबर सिस्टम कुछ 1 इस प्रकार से लिखी जाती है, और 2 इस प्रकार से लिखी जाती है, और 4 इस प्रकार से लिखी जाती है। तो कई सारे लोगों को ये न्यूमरल्स नहीं मालूम है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम भी आती है। तो अब अगर बात करी जाए कंप्लीट साउथ इंडिया की, तो वो अपने न्यूमरल्स अलग लैंग्वेज में लिखते हैं, हम अपनी न्यूमरल्स अलग
तरीके से लिखते हैं। तो न्यूमरल्स में भी, भाषा में भी, शब्दों में भी और कई सारी प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, जिसके कारण कितने सारे लोग हिंदी अच्छे से अभी भी नहीं बोल पाते हैं। बात करी जाए साउथ में, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, ये सारी ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे प्रॉपर हिंदी सही से अभी भी लोग नहीं बोल पाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें निकल के आई। और एक देवनागरी न्यूमरल्स जो है, इसको अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो इसको पहले ऐसा एटमॉस्फेयर बनाइए जो यहाँ पे बात करी जा रही है इस ग्रुप के द्वारा, जो नेहरू, सरदार पटेल, आज़ाद, ये लोग जो अपना चीज़ बोल रहे हैं, वो ऐसी चीज़ें यहाँ पे बात करी जा रही थी। अल्टीमेटली जो है एक कंप्रोमाइज़ हुआ और एक फार्मूला आया जो वर्कआउट भी किया कांग्रेस के अंदर। वो क्या था कि मुंशी अयंगर फार्मूला, जो कि के.एम. मुंशी साहब, आप नाम सुने होंगे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के ये लोग मेंबर थे। एन गोपालास्वामी अय्यर, ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। क्या आप ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर का नाम लिख सकते हैं कि कितने लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे और उनके नाम? तो अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ये लोग वर्क किए साथ में मिलके और एक कंसेंसस पे आया, एक मंजूरी पे आया कि इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पे डिबेट हुआ। डिबेटेड वेर नॉट ओनली अयंगर बट मुंशी बट आल्सो मिस्टर भीमराव अंबेडकर। तो इनको भी ऐड करके एक कंसेंसस हुआ, एक रजामंदी हुई चीज़ों पे कि दिस इटसेल्फ इज एनफ टू नॉक द विंड आउट ऑफ द बोबड़े स्वामीनाथन व्यू। तो ये जो बोबड़े स्वामीनाथन व्यू अभी जो दिए हैं कि संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज, बाबा साहब ने ये बात बोली है, तो ये अमेंडमेंट के लिए चीज़ें थी, वो अमेंडमेंट के लिए रिक्वेस्ट किए थे उस वक्त, और जो चीज़ें निकल के आई, तो ये पता नहीं इनके पास कहाँ से ये सारी न्यूज़ आ गई, बोबड़े और स्वामीनाथन लोगों के पास, कि अभी रिसेंटली संस्कृत को ये लोग ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो मुंशी और अयंगर की फार्मूला थी वो काम आई, जिसके कारण समय पे इस चीज़ की डिमांड आ रही है कि आप आने वाले समय पे इस चीज़ को लागू कर सकते हैं अगर एक कंपैटिबल वातावरण मिला। तो फार्मूला उन्होंने क्या दिया था वो देख लेते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन वाज टू बी हिंदी हो और नागरिक स्पिरिट में हो, लेकिन जो इंटरनेशनल न्यूमरल्स हो वो हम यूज करेंगे। तो इंटरनेशनल न्यूमरल्स क्या है? 1 2 3 4, दीज आर इंटरनेशनल न्यूमरल्स बिकॉज इट्स इन हिंदी, तो इट्स इन इंग्लिश। तो यू कैन सी 1 2 3 4 are numerals which is very famous for South Indian and North Indian, East Indian and West Indian. It doesn't matter from which place you are, it basically you know about this टाइप ऑफ न्यूमरल्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं, इसीलिए इंटरनेशनल न्यूमरल्स को यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया गया और यूनियंस को हिंदी के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए यहाँ पे फार्मूला प्रोवाइड करी गई। जबकि इंग्लिश जो है यूज किया जाता था यूनियंस अफेयर्स में 15 ईयर्स के लिए। यहाँ पे बोला गया कि 15 साल के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल होगा यूनियन के अफेयर में, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों का ही शासन था और इंग्लिश लोग अच्छे से जानते थे। तो वहाँ के लोग इंग्लिश भी जानते थे, इंग्लिश में पढ़ाइयाँ होनी शुरू हो गई थी, तो हमारे लोग इंग्लिश को अच्छे से समझते थे और जानते थे उस वक्त, जिसके कारण क्या हुआ, इंग्लिश को ही यूनियन अफेयर्स में रखा गया। और ये भी बातें बोली गई थी उस वक्त कि 15 साल से हमेशा अगर ये चीज़ें होंगी तो 15 साल के आसपास तक इसको फिक्स करी जाती हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो पार्लियामेंट इसको बढ़ा भी सकता है, जो आज तक ये चीज़ें हर 15 साल बढ़ती चली आ रही हैं। इस चीज़ का याद रखिएगा कि हर 15 साल ये बढ़ती चली आ रही हैं कि प्रॉपर हिंदी को हम वो करेंगे, इंग्लिश को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, देखते हैं कब तक ये चीज़ें चलती हैं। देयर वेर मेनी अदर एलिमेंट टू फार्मूला सच एज द इनरिचमेंट ऑफ हिंदी थ्रू एक्सप्रेशन यूज हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी जो वर्ड बाबा साहब ने इस्तेमाल किया था, वहाँ पे बहुत सारे एक्सप्रेशंस निकल के आए, और एक्सपेंशन ऑफ इट्स लाइब्रेरी ड्राइंग अपॉन द संस्कृत एंड 30 अदर लिविंग इंडियन लैंग्वेज। तो इस 13 अदर लिविंग जो लैंग्वेज है उसको भी यहाँ पे इनरिच करने की बातें चल रही हैं। ऑस्टिन यहाँ पे क्या लिखे थे उसको हम लोग देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है पॉइंट्स। यहाँ पे फैक्ट दैट अमेंडमेंट्स वेयर सबमिटेड फॉर संस्कृत एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बाई मेंबर्स नोइंग फुल वेल दैट इट इज टू नो चांस ऑफ पासेज। तो यहाँ पे अमेंडमेंट के लिए, संस्कृत के अमेंडमेंट के लिए यहाँ पे ऑस्टिन लिखते हैं कि इसका कोई चांस नहीं था पासेज के लिए, जो कि रिफ्लेक्ट करता है डिस्गस्ट और डिसमे विच मेनी असेंबली मेंबर्स बाय
दिस टाइम लुक्ड ऑन द कंट्रोवर्सी। तो कंट्रोवर्सी इस पे क्रिएट हो गई थी और यह एक एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है किस चीज़ के लिए, अबडूरेसी। अबडूरेसी का मतलब क्या है, आपके इच्छा के अनुसार कोई चीज़ें करवाने के लिए कोई बाध्य कर रहा है तो उसको अबडूरेसी कहता है। तो यहाँ पे हिंदी ओनली ब्रिगेड दैट हैड ड्रिवेन भीमराव अंबेडकर एंड अदर्स टू एम्ब्रेस द आइडिया ऑफ संस्कृत। तो हिंदी को यहाँ पे बात करी जा रही है कि जो भीमराव अंबेडकर जी थे हिंदी को यहाँ पे बोले, क्योंकि वहाँ पे जो बेल्ट थे वो सारे लोग हिंदी बोलते थे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, अंबेडकर साहब भी हिंदी बोलते थे, पटेल साहब भी, नेहरू साहब भी, ये हिंदी का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे संस्कृत की बात निकाल के कैसे आ गई, यह एक बहुत सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे यही एडिटर साहब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जस्ट 2 days बिफोर द डिबेट ऑन द लैंग्वेज इशू वाज टू टेक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो 2 दिन पहले ही ये सारी चीज़ें हुई हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इस लैंग्वेज पे डिबेट कर रही थी। ये सारी चीज़ें आपको इतनी इम्पॉर्टेंट है जो आप अपने मेंस के क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर उस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और लास्ट बातें बोली गई हैं, अम्बेडकर डिड नॉट इवन मूव द अमेंडमेंट व्हेन कॉल्ड अपॉन डू सो। तो जो भी संस्कृत पे अमेंडमेंट करने की बात करी गई है वो अम्बेडकर को फोर्स किया गया कि आप अमेंडमेंट करिए, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। ये ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। सारी एडिटोरियल्स को डिटेलिंग में मैंने कवर किया। फिर भी यहाँ पे अगर कोई चीज़ें आपको छूटी हों तो ये एक बार मैं चीज़ें दोहरा देता हूँ, ये सारी चीज़ें आप देखिए। ये बात किया जाए इसके जिस्ट की तो इसका जिस्ट यही है, संस्कृत की ऑफिशियल जो लैंग्वेज बनाने की बात करी गई है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी भारत आज़ाद करने के बाद, एक कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण जो हो रही थी उस समय की बातें चल रही हैं। और यहाँ पे शरद अरविंद बोबड़े साहब और मद्रास के स्वामीनाथन हाई कोर्ट ने यहाँ पे संस्कृत को बोला गया है कि बाबा साहब जी ने यहाँ पे किस चीज़ का, संस्कृत का इस्तेमाल करने की बात करी गई थी, जबकि ऐसा गलत बोला जा रहा है। बाबा साहब ने ऐसा कोई भी अमेंडमेंट पास नहीं किया, जबकि उनको फोर्स भी किया गया था। यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। नेक्स्ट जो चीज़ें हम देखते हैं वो ये कि सीज फायर के दौरान भारत के लोगों को सूडान से निकाल लिया गया है और ये एक ऑपरेशन के तहत है, याद रखिएगा। ऑपरेशन का नाम पूछ सकता है, ऑपरेशन कावेरी। और जिस प्रकार से यूक्रेन में लोगों को निकाला गया, यूक्रेन से लोगों को निकाला गया अपने रसिया और यूक्रेन के वार में, उसी प्रकार से सूडान के सिविल वार में भी हम अपने लोगों को निकालने में सफल रहें। तो INS तेग भी यहाँ पे ऑपरेशन कावेरी को ज्वाइन करेगा और INS सुमेधा भी यहाँ पे ज्वाइन करेगा। 278 के आसपास लोगों को 72 घंटे के अंदर यहाँ पे निकाल लिया गया है। ये जो है बहुत रेयर एक पिक है जो देखते हैं यहाँ पे, कोई भी किसी भी चीज़ को अगर आप खड़े हैं तो आपकी परछाई तक नहीं आएगी। तो यहाँ पे कोई भी परछाई आपको दिख नहीं रही होगी इस स्टिक की। यह एक रेयर अकरेंस हुआ है। यह 10:17 PM पे हुई है। तो 0 शैडो डे मनाया गया है। 0 शैडो डे ऑब्जर्व करते हैं हम जब, तो ऐसा चीज़ें होती हैं। तो ये रेयर होता है, साल में एक बार चीज़ें ऐसी आती हैं। रेस्क्यू सर्विस यहाँ पे जो मैं आपको बोला कि सूडान में इवैक्यूएशंस हुई हैं, वो एक चैलेंज को भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करता है। तो देखते हैं ये क्या एडिटोरियल में क्या चीज़ें हैं। तो ऑपरेशन कावेरी के दौरान जो सूडान में चली हैं वो 72 घंटे सीज फायर करी हैं। वहाँ पे हमारी एयरफोर्स, वहाँ पे नेवी जो कोऑर्डिनेट करी हैं एक्सटर्नल मिनिस्टर के द्वारा। तो एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद हैं। वहाँ पे अब बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशंस के साथ अपने लोगों को हम बचाने में सफल हुए हैं। तो वहाँ पे 278 लोगों को अभी निकाल लिया गया है, लेकिन बात करी जा रही है ऑलमोस्ट 3000 के आसपास लोग वहाँ पे फंसे हैं। तो ये जो जनरल हैं अब्दुल फतेह अल बुरहान, जो कि सूडान आर्मी के हेड हैं, और यहाँ पे फॉर्मर डिप्टी जनरल उनके जो मोहम्मद हमेती हमदन डैगलो हैं, वो पैरामिलिट्री ग्रुप RSF के हेड हैं। ये दोनों में आपस में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है सत्ता को लेकर, जिसके कारण आपस में ही सिविल वार चल रहा है। तो जयशंकर प्रसाद यहाँ पे न्यूयॉर्क के जनरल सेक्रेटरी से भी हेल्प लिए हैं जी। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि जो मिलिट्री पर्सोनल हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स हैं, एम्बुलेंस हैं, उन पे भी अटैक
होना शुरू हो गया है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पे अगर ऐसी कंडीशंस बनेंगी तो कैसे वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा, जो कि बात करी जा रही है यूक्रेन के सूडान। यूक्रेन से स्टूडेंट को हम लोग निकाले थे, और नर्सेस इन इराक यमन में हम लोग किए थे, लेबर लीबिया में, लेबनान में। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है कि अपने लोगों को सेफली वहाँ से निकाला जाए। अभी रिसेंटली एक और स्टैंडर्ड एक और ये इंफॉर्मेशंस यहाँ पे निकल के आ रही है कि स्पेशल फोर्स बनाया जाए इस चीज़ को डील करने के लिए, इस क्राइसिस को डील करने के लिए, कि कैसे हम वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करेंगे। ये रिकमेंडेशन दी गई है किसके द्वारा, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। किसको, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को 2022 में ही दे दी गई है। देखते हैं कोई ऐसी मिनिस्ट्री बनती है कि नहीं। तो इंडिया इज एडमायर्ड फॉर इट्स रेपुटेशंस एंड एबिलिटी टू हार्नेस ऑल रिसोर्सेज। तो इंडिया को एडमायर किया गया है कि एवरी सिंगल अपने सिटीजन्स को यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है और इवैक्यूएट कर रहा है, ये कि अच्छी बात है। राइट टू लिटिगेट। तो राइट टू लिटिगेट यहाँ पे बातें करी जा रही हैं कि जो लीगल तरीके से किसी भी रूप से यहाँ पे देखना, उस चीज़ को यहाँ पे बातें चल रही हैं। तो यूज ऑफ लीगल रेमेडीज़ टू लिमिट नेचर्स एक्सप्लॉयटेशन। तो लीगल रेमेडीज़ जो हैं आप किसी भी रूप से कानूनन रूल्स के अनुसार आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिमिट कर रहे हैं कि नेचर का जो एक्सप्लॉयटेशन है वह वो चीज़ें नहीं हो। तो ये चीज़ें किसको निकल के आ रही हैं, अभी सीबीआई रिसेंटली जो है एक रजिस्टर किया है केस, किसके प्रति, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं एक लॉयर ऋत्विक दत्ता जी। तो ये नाम पूछ सकता है, आपको इसको याद रखना होगा। और इनके ऊपर क्यों चार्ज लगाया गया है, तो ये जो लीगल इनिशिएटिव है, लिटिगेट है लीगल इनिशिएटिव, तो ये किस चीज़ को लेके है, तो ये फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट को लेके है कि किस चीज़ के लिए, कि वायलेट किए हैं ये FCRA। तो FCRA क्या होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन। एक प्रोविज़न है कि जो भी फॉरेन से फंडिंग आती है, आप उसका कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं। किसी भी NGO को अगर पैसा जा रहा है तो आप कहाँ से कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो भी एक नया नॉर्म्स आ गया है। तो 80% आप किस चीज़ के लिए खर्च कर रहे हैं, 20% किस चीज़ के लिए, ये भी एक क्राइटेरिया गवर्नमेंट के द्वारा सेट कर दिया गया है। उस क्राइटेरिया को अगर हम ना ही फॉलो करते हैं तो आप पे भी केस कार्रवाई हो सकती है। ये एलिगेशन लगाई गई है कि जो फॉरेन फंड है वो इनकरेज किया जा रहा है किस चीज़ को लिए, तो कोल फायर्ड प्लांट इन इंडिया। तो जो कोल फायर्ड प्लांट है, जो कोर फायर्ड प्लांट क्या होते हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो कोर फायर प्लांट वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, किससे, कोयले से। तो कोयले से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होगा तो देश में बहुत सारी पॉल्यूशंस होंगी, देश में बहुत सारे एयर पॉल्यूशंस होंगे, जिसके कारण लोग डिजीज़ से ग्रसित रहेंगे। और हम लोगों की जो टारगेट है 2070 तक, वो हम अचीव करने में, कार्बन इमिशंस फ्री बनाने में वो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट यहाँ पे कदम ले रही है। अब देखते हैं जो 2020 का आंकड़ा हुआ, मैं आपको बता दिया। IPCC की जो बातें बोली जा रही हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज कि 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल टाइम तक हम इसको लिमिट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाने देंगे। और अभी रिसेंटली कार्बन इमिशन की बात करी गई है, जो कि डिक्लाइन करने की बात चल रही है कि 45% 2010 के लेवल से 2030 तक हम इसको कम करेंगे। तो ये कॉमन एंड डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बातें यहाँ पे बोली गई हैं। वो तभी बोली गई हैं जब कोल प्लांट इन द इंटरिम एज स्टिल डेवलपिंग इकॉनमी। तो जो डेवलपिंग इकॉनमी है वह कोल प्लांट का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएट वे में अलग तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि केवल कोल ही भर भर के इसका इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो और इंडस्ट्री कोल का इस्तेमाल करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से UPSC क्वेश्चंस बनाई है, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड, तो इसको भी याद रखिएगा। कोल इज नेसेसरी इविल बट इट्स इविल। तो यहाँ कोल नेसेसरी है किसी भी डेवलपिंग कंट्री को। डेवलप कंट्री देखिए शिफ्ट बहुत जल्दी कर सकती हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्री को रिसोर्स की बहुत ज़रूरत है, और रिसोर्स और टेक्नोलॉजी उतनी अप टू द मार्क है नहीं, जिसके कारण वो कोल पे रिलाई करेंगी। तो हम लोग भी अगर बात करी जाए तो हम लोगों की रिन्यूएबल एनर्जी इतनी अच्छी और स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी अपने लिमिट से भी अच्छा कर रहे हैं और कंट्री के अपेक्षा।
यहाँ पे बात करी जा रही है कोल पावर कैपेसिटी की 28.5 गीगावाट तक है और इसको प्लान करी गई है 32 गीगावाट तक प्लान अंडर कंस्ट्रक्शंस लाने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे इनसफिशिएंट इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो डिले किया जा रहा है, लैंड एक्विजिशंस और रीडेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन का प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें पेंडिंग में है। देखते हैं आगे कितनी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करता है ये क्लियरेंस के लिए, तभी जाके वहाँ पे कोई चीज़ डेवलप होंगी। देखिए कोई भी डेवलपिंग कंट्री अगर है देश में तो वो तभी डेवलप हुई हैं, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, जब वो पहले अच्छे से पोल्यूशन मचा ली हैं, अच्छे से डेवलप करी हैं अपनी इंडस्ट्री को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो ये सारी चीज़ करने के लिए वो पोल्यूशन मचाएंगी। तो जो पोल्यूशन मचाई है, जैसे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड में किसकी, यूएसए की, जैसे बात कर रहे हैं हम इंग्लैंड की, जैसे बात कर रहे हैं हम जापान की, तो ये सारी कंट्री पहले पोल्यूशन मचा के फिर शिफ्ट करी हैं किस पे, एक रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो रही हैं तीव्र गति से। तो हम लोग भी अगर आगे चलना चाहते हैं, चाइना, इंडिया, ये सारी एशियन कंट्री, ये सारे कंट्री अगर आगे जाना चाहते हैं तो उनको इसी फेज से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन उसके पास बचता नहीं है। ये सारी चीज़ें इस एडिटोरियल में निकली हैं। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे टेम्परेचर की, जो कि कई सारी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे जो मार्च का महीना है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मार्च के महीने में जो एवरेज टेम्परेचर है वो देखिए चाइना पे कैसे लाल है, और ये जो आर्कटिक जोन है आपका ये कैसे रेड हो रहा है। तो ये एवरेज टेम्परेचर है, यहाँ पे गर्मी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। और ग्लोबल वार्मिंग डज नॉट मीन दैट ईच मंथ और ईच ईयर विल बी वार्मर देन प्रीवियस मंथ और प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस मंथ भी और प्रीवियस ईयर भी गर्म हो सकता है, प्रति साल आपका गर्म धीरे धीरे होता जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बीच वाले महीने भी बहुत तीव्र गति से गर्म हो जाएंगे। ये वेदर और क्लाइमेट का यहाँ पे आंकड़ा डायनेमिकली जो दिया गया है आज का, वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो इसके पीछे अल नीनो का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो कि स्पाइक किया है टेम्परेचर पे। अब देखते हैं इस पर कहाँ तक क्लाइमेट के जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, मेट्रोलॉजिस्ट हैं, वो कहाँ तक अपनी बातों को रखते हैं। जीनोम सीक्वेंसी एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल में न्यूज़ था, तो देखते हैं इसको, इंडिया का जो जीनोम प्रोजेक्ट है वो कहाँ तक तरक्की किया है और इसका क्या एप्लीकेशंस है, इसके क्या सिग्निफिकेंस है, वो हम देखेंगे। तो इसका स्टोरी ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसेंटली जो 10,000 लोगों की इंडियन ह्यूमन जीनोम क्रिएट किया है डाटाबेस, तो उसको लेके 2/3 जो है कंप्लीट हो गया है, जो कि 7,000 के आसपास आती है। तो 7,000 हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं, 3,000 और बचा है, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये क्या है जीनोम सीक्वेंसी? तो ये आपका डीएनए की जो कोडिंग होती है 4 बेस, वो ATGC, तो एडेनाइन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये 4 डीएनए के बेस हैं, जिसके आधार पे ये, वैसे तो यहाँ पे बात करी है ये चारों बेस सेम होते हैं, लेकिन इनकी जो ऑर्डर होती है ATGC, AUGC, कभी कभी AUGC भी होती है ATGC के जगह। तो याद रखिएगा, ये चीज़ें कई बार पूछ दी जाती हैं एग्जाम्स में। तो एडेनाइन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन, ये थाइमिन है, T। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो ये ऑर्डर में चेंज हो जाता है डीएनए के, लेकिन ये जो बेस है वो सारे ह्यूमन में सेम ही होता है, लेकिन इनकी ऑर्डर और सीक्वेंस में चेंजिंग होती है। इसी सीक्वेंस की वजह से कई सारी चीज़ें आती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं ह्यूमन में, जैसे डिजीज़ का पता लगाना, प्री डिजीज़ क्या हो सकती हैं वो पता लगाना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग चेक कर सकते हैं। लोगों के फिंगरप्रिंट्स से हम लोग कई सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं इन्वेस्टिगेशंस में, तो फिंगरप्रिंट्स को भी डिसिफर किया जा सकता है ऐसी सीक्वेंस में। तो क्राइम के फील्ड में भी, मेडिकल के फील्ड में भी, इन्वेस्टिगेशन के फील्ड में भी और डिजीज़ के फील्ड में भी हम कई प्रकार से इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत वास्ट प्रोजेक्ट है, आने वाले समय में अभी और डेवलप ही होगा। तो अगर ये जीनोम प्रोजेक्ट भारत तैयार कर लेता है अच्छे से, तो इस चीज़ का हम लोग उपयोग कर सकते हैं अपने साइंस एंड टेक में, जिसके कारण लोगों को और अच्छे से एक नई जीवन दे सकते हैं। यहाँ पे बात करी जा रही है, प्रोजेक्ट जो है रिलीज किया गया है वर्जन कंप्लीट ह्यूमन जीनोम इन 2023। यहाँ पे 0.3% का एरर मार्जिन भी रखा गया है। बात करी जाए इसके एप्लीकेशन की, तो अभी जो मैं आपको बताया कि सीक्वेंसिंग इसकी सेम है और इवेल्युएट करेगी रेयर डिसऑर्डर, प्री कंडीशंस डिसऑर्डर, इवन कैंसर तक को हम लोग यहाँ पे ठीक करने की बातें यहाँ पे चल रही हैं।
तो 10,000 नियरली डिजीजेज जो इससे हो रही हैं, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, ये सारी की सारी प्रॉब्लम हम लोग जान सकते हैं सिंगल जीन माल फंक्शनिंग से। जो भी जीन में गड़बड़ी हो रही है उसको हम लोग एडिट भी कर सकते हैं अगर हमारे पास एक बार जीनोम का प्रोजेक्ट तैयार हो गया। तो इंडिया जीनोम का जो प्रोजेक्ट हुआ है, अगर वो तैयार हो जाता है तो इससे हम लोग डाटा ले सकते हैं। सबसे पहले बात करी गई है इसका प्रैक्टिकल यूज जो 2014 में हुआ है, वो ये कि ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट MIT के और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वो इबोला पे इस चीज़ को किए थे, जिसके कारण उनको बहुत ही लाभ मिला था और ये इसके पथवे को, इसके ट्रांसमिशन पथवे को समझने में आसानी हुई। अभी रिसेंटली बात करी जाए पेंडेमिक कोविड-19 की, तो कोविड-19 जो हुआ हमारे देश में, उसके पथवे को हम लोग समझने में बहुत हद तक असफल रहे। क्यों? क्योंकि हर कंट्री के अलग अलग वेरिएंट निकल के आ रहे थे और उसके पथों को, सीक्वेंस को हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जीनोम प्रोजेक्ट था ही नहीं और जितने थे उसके अनुसार हम लोग अपने काम किए। तो इस प्रकार से इसकी ट्रैकिंग हो सकती है और डिजीज़ की भी क्योर हो सकती है पहले से ही। हाउ डिड इट हेल्प ड्यूरिंग पैंडेमिक? तो पैंडेमिक में कैसे हेल्प किया ये भी यहाँ पे देख लेते हैं। चाइना के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम यंग जेन जांग है, जो कि सीक्वेंस किए थे जीनोम को, नोवेल पैथोजेन को, और कैसे ये इन्फेक्ट किया है यूहान सिटी को, इन्होंने बताया था। तो जांग का जो कहना है वो शेयर किए थे वायरोलॉजिस्ट के साथ। ये जो कोड थी वो कोड लोगों को समझने में बहुत हद तक मदद की और ये ऑनलाइन चीज़ें डाल दी थी ताकि जो कोई भी वायरस अटैक का उसका सिस्टम हो, उसका प्रोसीजर हो, सीक्वेंस हो, उसको समझा जा सके, उसके इंटेंसिटी स्पीड को समझा जा सके और इस चीज़ के बारे में लोगों को, साइंटिस्ट को अच्छे से पता हो, तभी जाके उस पर वैक्सीन निर्माण हो पाएगा, तभी जल्द से जल्द लोगों को क्योर हो पाएगा बीमारी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई। अब ये बातें बोली जा रही हैं जीनोम की सीक्वेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे 4 ATGC हैं, मान लीजिए इसको ATGC, तो ये ATGC यहाँ पे दिया गया है, ये सारी चीज़ें। तो ये अगर DNA का ऑर्डर एक वे में है, मान लीजिए ATGC है, ये किसी का TGCA है, किसी का CTGA है, तो ये जो कोड है वो कोड को, ऑर्डर को हम लोग ट्रैक करके यहाँ पे बीमारी का पता लगा सकते हैं। ये यहाँ पे बात करी गई है, यही जीनोम सीक्वेंसी है। वैसे तो सारे DNA में ये चारों चीज़ें पाई ही जाती हैं हर एक DNA में। तो अब DNA कहाँ मिलता है? तो हम लोगों का जो सेल्स होता है, सेल्स के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में DNA पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस में हम लोग को DNA पाए जाते हैं, वहीं से वो सारी चीज़ें हम लोगों को इन्फॉर्मेशंस, जनरेशंस की पता चल जाती है। यहाँ पे वही चीज़ें बात बोली गई हैं सार्स-कोव में कि कैसे हम लोगों को इसको, प्रोजेक्ट को आगे निकाल सकते हैं और कैसे डाटाबेस तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, अभी चेरनोबिल का जो डिजास्टर रिसेंटली न्यूज़ में आ गया है। ये क्यों? क्योंकि 26 अप्रैल को 1986 को इसकी एक्सीडेंट हुई थी। तो चेरनोबिल का न्यूक्लियर एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था, ये आप ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता हो तो। यहाँ पे बात करी जा रही है CGI के द्वारा। CGI चंद्रचूड़ साहब ने यहाँ पे क्या कहा है कि 400 के आसपास लगभग पेरेंट्स हमको रिक्वेस्ट भेजे हैं कि सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया जाए, क्योंकि उनके बच्चे उस चीज़ से प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो ये इस चीज़ से प्रॉब्लम में आ रहे हैं इनके बच्चे। कई सारे लोगों का डिमांड है कि इस चीज़ को ओके किया जाए, इस चीज़ को लागू किया जाए, क्योंकि डिज़ायर है कि अपने बच्चों को भी वो देख सकें, अपने बच्चों के साथ खुशी से भी रह सके। ये ऐसी चीज़ स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी कंट्री में बात करी जा रही है। देखते हैं आगे ये चीज़ें कहाँ तक चलती हैं। अभी रिसेंटली जो रेप का एलिगेशंस है बाई एक्स कॉलमनिस्ट अगेंस्ट ट्रम्प, वो सिविल ट्रायल चल रही हैं। अब देखते हैं इनका क्या होता है। US में इलेक्शंस भी जोड़ पे है, US में इलेक्शंस आने वाले हैं। याद रहे US में 4 साल पे इलेक्शंस होते हैं, भारत में 5 साल पे लोकसभा की इलेक्शंस होती है। केन्या में जो स्टारवेशन कल्चरल मसाकर हुई है, जो डेथ हुई है, वो 90 के आसपास क्रॉस कर गई है। यहाँ पे बात करी जा रही है कि बहुत सारी बॉडी अभी डिस्कवर होना बाकी है। देखते हैं केन्या में लोग अपने आप को भूखे क्यों मार रहे हैं, ये भी एक कल्चरल एस्पेक्ट निकल के आ रही है। दूसरा जो है, वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर गाइडो जो है, इनको एक्सपेल कर दिया गया कोलंबिया के बगोटा कैपिटल से। तो कोलंबिया कैपिटल बगोता है, उस कैपिटल से इनको एक्सपेल कर दिया गया है। देखते हैं, अपोजिशंस में है ये अभी, देखते हैं क्या होता है। हैरी बेलाफोंट जो एक्टिविस्ट थे और इंटरटेनर थे, 96 की उम्र में न्यूयॉर्क में इनकी डेथ हो गई। बहुत फेमस पर्सनालिटी थे, इनके बारे में न्यूज़ है। यहाँ पे श्रीलंका भी इंडिया को अप्रोच किया है कि उसके भी
सिटीजन्स को सूडान से निकालने में इंडिया मदद कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। यहाँ पे स्वागत एक स्कीम निकली है, स्वागत स्कीम के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसको भी हम देखेंगे। स्वागत का पहले फुल फॉर्म देखेंगे, फिर इसकी डिटेलिंग देखेंगे। तो इसका पूरा फुल फॉर्म है स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवांसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये स्वागत स्कीम बनाई गई है और ये 2003 में बनाई गई थी आपके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, आपके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन उस समय ये क्या थे, सीएम थे। सीएम कहाँ के थे, गुजरात के। तो गुजरात के सीएम जब थे तो ये स्वागत स्कीम वो लेके आए थे, उसकी आज बढ़ाई चल रही है। तो स्वागत स्कीम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर इज टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ द पीपल ऑफ हिज स्टेट। तो अपने पीपल का यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्वागत स्कीम बनाई गई थी कि कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए। यह पोटेंशियल ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा कि लोगों को ईज ऑफ लिविंग कैसे दिया जा सके, इस पर ये फोकस करेगा। स्वागत ब्रॉड अबाउट ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट इन द लाइफ्स ऑफ पीपल, और लोगों के जीवन को ये बदल के रख देने वाला स्कीम बोला गया था। क्यों? क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स थी, लोगों के ग्रीवांसेस थे, इस स्कीम के तहत डायरेक्ट सुना करते थे। कौन? आपके सीएम साहब। तो ये सारी चीज़ें हैं और एक पेपरलेस, ट्रांसपेरेंट और हैसल फ्री मैनर इसमें रहेगी, जो कि इफेक्टिव टूल यहाँ पे थी। तो ये गुजरात का स्कीम था और आज भी ये चीज़ें चल रही हैं। स्वागत स्कीम देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको जो मैं बताया आज के द हिंदू एडिटोरियल न्यूज़ में, एक बार पुनः उस चीज़ को मैं रिपीट कर देता हूँ। तो ये जो क्वेश्चंस दिया मैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। आज का क्वेश्चंस है आपके सामने। ये सारी चीज़ें मैंने एक बार रिवीजन के लिए यहाँ पे आपको बोला, एक बार रिवीजन हो जाए। और ये आज का न्यूज़, ये आज का क्वेश्चंस, लोकटक लेक कहाँ पे है जो मैं आपसे बोला, और ये WHO की बातें जो WHO ने प्लान चलाई है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रिवीजन आप नहीं करेंगे तो किसी तरीके से दिक्कत में ये चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए मैं रिवीजन यहाँ पे डाल दिया। ये जो न्यूज़ में थी लॉर्ड हनुमाना की स्टैचू वो, और ये 4th इंडिया मोजाम्बिक जो मीटिंग चल रही है आप देख सकते हैं। यहाँ पे SCO की डिफेंस, भारत ने SCO का चेयरमैन ले लिया है। और ये एक्सरसाइज का जो न्यूज़ है वो ये आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज का जो न्यूज़ कलाईकुंडा में हुआ है, रिसेंटली आपको न्यूज़ बताया गया है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जो स्कीम लेके आई है, पशुधन जागृति अभियान, उसके बारे में न्यूज़ यहाँ पे दिया जा रहा है। नेक्स्ट जो निकल के आती है कि हेल्थ में कितना एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं। अब देखते हैं हेल्थ में किस बजट तक, कितने में हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे और कहाँ तक ये चीज़ें हैं। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड देख लेते हैं, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ग्लोबल गोल्ड अवार्ड। और संस्कृत भाषा को यहाँ पे एडिटोरियल में बनाने की बात करी जा रही है अभी रिसेंटली, किसके द्वारा? जो भी मद्रास के और बोबड़े साहब लोग हैं, वो उन्होंने बातें बोली, जो कि आपके बुक में ये सारी चीज़ें अलग तरीके से मेंशन है। इसी में ये सारी चीज़ें डिबेट है और इसकी यहाँ पे आपको डिटेलिंग मैं दिया हूँ। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसके बारे में अपनी क्लैरिफिकेशन दिया था और उनको अमेंडमेंट करने के लिए बोला गया था, तो वो अमेंडमेंट इस चीज़ में भी नहीं करे थे। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पूरा कथन है। नेक्स्ट जो बातें आती हैं, सीज फायर सूडान में चल रहा है, उस सूडान के सीज फायर को हम यहाँ पे देखेंगे कौन से ऑपरेशन से। तो ऑपरेशन कावेरी है। ये यहाँ पे रेयर व्यू बनती है जो सीधे सन आपके ऊपर रहती है। यहाँ पे सर्विस रेस्क्यू की बात करिए सूडान से, उसकी डिटेलिंग एडिटोरियल से मैं यहाँ पे डाला हूँ। नेक्स्ट जो है लिटिगेशन की बात करी गई है यहाँ पे कि ये जो लिटिगेशंस है वो क्या क्या हैं, और उसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके ऊपर लिटिगेशंस, किसके ऊपर लीगल एक्शंस चली गई है? वो चली गई है ऋत्विक दत्ता के ऊपर। बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऋत्विक दत्ता के ऊपर लिटिगेशंस चल रही हैं। यहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, जिसके कारण आप सभी लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। और ये ऐसी बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसी जो अभी मैं आपको बताया, ये इम्पॉर्टेंट है और जीनोम सीक्वेंसी के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी बनाता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये जीनोम सीक्वेंसी का पूरा आंकड़ा है।
ये जो मैं आपको बता दिया, इनकी जो चेरनोबिल का कब एक्सीडेंट हुआ था, कहाँ पे, इसके बारे में अगर आपको पता हो तो बिल्कुल बताएं। ये सेम सेक्स के ऊपर जो अच्छा एडिटोरियल आएगा उसकी डिटेलिंग कवर किया जाएगा। अब रिसेंटली बस न्यूज़ में था, यहाँ पे जो वर्ल्ड की इम्पोर्टेंट कुछ न्यूज़ हैं वो मैंने डाल दिए हैं, और देखते हैं आगे क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो श्रीलंका है अप्रोच कर रहा है इंडिया के इस काम को, ये स्वागत स्कीम है गुजरात का, ये लास्ट हो रहा है। तो अब देखते हैं हम लोग कहाँ पर अभी पहुँचे हैं, और ये सारी चीज़ें, एक अपील है आपसे, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि जो भी आपको सब्सक्राइब करेंगे आप यहाँ पे, तो हमको एक फीडबैक मिलेगा, यूट्यूब को एक फीडबैक मिलेगा, जिसके कारण चैनल प्रमोट होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ और लाइक करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग पूरा एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस।